अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर। इट्स फ्राइडे टुडे और अच्छी खबर से शुरू करते हैं, जो कि जिसको मुझे लग रहा है कि ये हुकूमत ने हमें वैलेंटाइन का तोहफा दिया। वैलेंटाइन कल तो नहीं था, परसों था, लेकिन तो आपको होता है ना, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनमें बिल्कुल मोहब्बत नहीं थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मोहब्बत का जज्बा कहीं परवान चढ़ ना जाए, क्योंकि वो चिंगारी जो है वो जल गई है। तो हम पीटीआई और JUIF की भी बात कर रहे हैं। वैसे अब तो आपने तो हर चीज बीच में डाल दी है। पहले तोहफा ये है कि हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में ₹3.25 फी लीटर का इजाफा किया है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹8.37 पैसे फी लीटर का इजाफा हुआ है। पेट्रोल की कीमत ₹75.62 फी लीटर होगी अब, और हाई स्पीड डीजल की नई कीमत होगी ₹287.33। सो यस, नई कीमतों का इतलाक फौरी तौर पर हो गया है। और आपको पता ही है कि जब पेट्रोल की कीमत कम होती है तो किसी चीज की कीमत कम नहीं होती है, लेकिन जब पेट्रोल की कीमत ऊपर जाती है तो हर चीज की कीमत बढ़ती है। ये एक स्टेटेड फिनोमेना है जो मेरा ख्याल है कि अब हम समझ चुके हैं। इट इज ट्रेजेडी, इट इज सैड कि हम इन चीजों पर कॉम्प्रोमाइज कर गए हैं, या हमें आदत हो गई है, या हम ऐसे ही हैं। लेकिन यस, द रियलिटी इज कि पेट्रोल की कीमत थोड़ी सी बढ़ेगी, किराए बढ़ जाएंगे, अशाए खुरनोश की कीमतें बढ़ जाएंगी, पेट्रोल की कीमत कम आएगी, किसी चीज की कीमत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट इज इट, चैप्टर क्लोज, मूव ऑन इन लाइफ। नहीं, मूव ऑन क्यों मूव ऑन कर रहे हैं? स्पीड डीजल क्या मूव ऑन कर लें? वैसे पेट्रोल की कीमत का तयन जो है वो जाहिर है आलमी फैक्टर्स इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, उससे भी होता है। नहीं हुआ अब्दुल्ला, डीजल देखिए। और जो पेट्रोल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, बाय द वे, वहां पे भी पेट्रोल अब ठीक ठाक महंगा होता है। सो इट आल्सो हैज, इस तोहफे की हम बात कर रहे थे, एंड नाउ वी कैन मूव ऑन। अब आपने सारी स्टोरी बता दी है। और गैस की कीमतों में भी इजाफा हुआ है, सो वो भी अपनी जगह है। पंजाब में लोगों के सर्दियों में गैस के बिल 75 10 मरलों के घरों में, जहां एक गीजर और एक हीटर अगर कोई बुजुर्ग है तो चल जाए, और 75,000 रुपए माहाना की सूरत में बिल मौसूल हो रहे हैं लोगों को। और जाहिर है कि लोग, पर इस बात से ये समझ आ रही है कि गैस आ भी रही होगी ना वहाँ, गैस आ रही होगी बहुत से इलाकों में, तो आपको पता ही है, इंक्लूडिंग अस, जहाँ आती ही नहीं है। अभी आगे बढ़ेंगे, इलेक्शन 2024 की बात करेंगे। उम्मीद थी कि इंतखाबात के बाद सियासी अफरा तफरी, गैर यकीनी सूरत हाल का खात्मा होगा, मगर हालात किस रुख जा रहे हैं? किसी और रुख जा रहे हैं। और हुकूमत बनाने के लिए एक गुत्थी जो है वो सुलझते सुलझते अचानक उलझ जाती है, और मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी की राब्ता कमेटियां जो हैं वो कल भी हुकूमत साजी के लिए सर जोड़ कर बैठी, और बड़ा ये मुश्किल है ऑब्वियसली बैठी तो हुई थी, लेकिन हुआ क्या, आज फिर मुज़ाकरात का एक और राउंड जो है वो होगा। और उधर तहरीक इंसाफ अब तक कन्फ्यूजन का शिकार है। अरकान की मतलूबा तादाद ना होने के बावजूद वो बदस्तूर हुकूमत बनाने की दावे कर रहे हैं। वैसे ये भी बड़ी आज हम पता कर कह रहे हैं कि जी हमारी सीटें हमें वापस मिल जाएंगी जब हम आगे सीटें क्लेम करने और इलेक्शन ट्राइब्यूनल और अदालतों में जाएंगे। लेट्स सी, मगर फिर भी आई वंडर कितनी मिल जाएंगी। अभी तो ग्राउंड रियलिटी ये है कि उनके पास मतलूबा तादाद नहीं है। हाँ, लेकिन साथ साथ वो नॉमिनेशंस भी करते चले जा रहे हैं, जैसे कि उमर अयूब को मैदान में तो होना ही चाहिए, वजीर आजम का उम्मीदवार नामजद कर दिया है, मगर साथ ही हफ्ते से एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान भी किया गया है। और तहरीक इंसाफ पार्लियामान में रहेगी या सड़कों पर रहेगी, अब ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इलेक्शन में जो रिगिंग हुई है, और मतलब जिसमें हर बच्चा जानता है कि जिस तरह हमारे में चोरी की गया है, तो इसके हवाले से खान साहब जो है ना आज शाम तक बाकायदा डेट दे देंगे। पूरी मुल्क में इस पर एक एहतजाजी तहरीक शुरू करेंगे, जिसमें हम पूरा मुल्क में मुख्तलिफ सूबों में, ज़िलों में और तहसील हेडक्वार्टर्स में जो है ना रैलियाँ निकालेंगे और एहतजाज करेंगे। मुझे एक असाइनमेंट दी गई है कि मैं इंगेज करूं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की। जो जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान है, उनके साथ ANP के साथ आफ्ताब शेरपाव की जो पार्टी है, कौमी वतन पार्टी, और दीगर जो परस्त पार्टियाँ हैं, दीगर इस्लामी पार्टियाँ जो एहतजाज कर रही हैं, हम चाहते हैं कि हम एक आपस में मिल के इस पर एक स्ट्रेटजी बनाएं, क्योंकि ये जो मैंडेट चोरी हुआ है, ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बदतरीन इलेक्शन हुआ है। सो ये तो इनको जिम्मेदारी दी गई है और फिर राब्ते शुरू भी हो गए हैं। पीटीआई की कंफ्यूजन यहाँ भी आपको पता ही, आप देख लिया आपने, नजर आ रही है। और उन्होंने जिस शख्स को, जरा ये नोटिस करें, बलूचिस्तान का वजीर आला नामजद किया, उसने इलेक्शन ही नहीं लड़ा।
मगर ये हैरानी शायद छोटी है, असल हैरान तो आजकल मौलाना फजलुर रहमान कर रहे हैं। कल ऐसा इंकशाफ किया जिसने सियासी हलचल वाले माहौल में मजीद ज़रा हलचल जो थी एडिशन कर दी। मौलाना के मुताबिक PTI हुकूमत के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज़ के कहने पर लाई गई। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने इस फैसले पर मोहर लगाई। मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौलाना के बयान से इत्तेफाक नहीं कर रहे, लेकिन PTI इस पर बड़ी खुश है। वो समझती है कि मौलाना ने इनके बयानियों को सच साबित कर दिया है। PTI के शेर अफजल मरवत ने आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में मौलाना फजलुर रहमान के बयान से इत्तेफाक करते हुए कहा कि बानी PTI जनरल फैज़ के बारे में कुछ और ख्यालात रखते थे, लेकिन हम समझते थे कि हुकूमत हटाने में वो भी मुलव्विस रहे हैं। खान साहब तो कहते थे मैं जनरल फैज हमीद को रखना चाहता था क्योंकि ताकि मैं ओपोजिशन के खिलाफ अपनी जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की साजिश को नाकाम बना सकूं। मौलाना कह रहे हैं जनरल फैज हमीद और जनरल बाजवा ने मिलकर बताया था क्या करना है और कैसे आगे बढ़ना है। जी, खान साहब जो हैं वो जनरल फैज हमीद के हवाले से काफी अरसा तक यही ओपिनियन उनकी थी कि वो शायद उनके साथ नेकी किया करते थे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत थी बशमूल मैं खुद हम ये ओपिनियन रखते हैं कि फैज हमीद ने जो है वो मुकम्मल साथ दिया था बाजवा का और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीठ में खंजर घूंपा है। चलिए, ये तो शेर अफजल का मौक़िफ़ आपने सुन लिया। उधर मुलाकात भी हो गई है मौलाना फजलुर रहमान की JUIF और तहरीक इंसाफ के वफ्द की। सो ये आप देख भी रहे हैं, इस मुलाकात के रात को लेट नाइट ये मुलाकात हुई है और दोनों ने इंतखाबी धांधली के खिलाफ मिलकर मुहिम चलाने का ऐलान कर दिया है। देखिए, इस बात से इनकार नहीं कि सियासत में दरवाजे खुले रहने चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए, सियासत नाम ही इस चीज़ का है। उस मीटिंग के बाद बात किया हुई, जरा ये भी सुनिए। दोनों पार्टियों का इत्तेफाक है कि ये इलेक्शन साफ और शफाफ नहीं, ये धांधली ज़दा इलेक्शन है, ये गैर जानिबदाराना इलेक्शन नहीं है, ये साफ और शफाफ नहीं है और इस इलेक्शन से न सियासी इस्तेहकाम आएगा न माशी इस्तेहकाम आएगा, न इससे मुल्क को और कौम को तरक्की मिलेगी। इस बात पर बुनियादी तौर पर इत्तेफाक है दोनों पार्टियों का। आगे फिर क्या होगा ये आगे पर फिर छोड़ देंगे। आज हमने इस बात पर इत्तेफाक किया कि आइंदा आने वाले वक्त के लिए मुस्तकबिल में इस सोच के साथ हम बातचीत करेंगे, मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के साथ राब्ते करेंगे और इंशाअल्लाह उस वक्त तक ये तहरीक चलाएंगे, ये एहतजाज करेंगे जब तक आवाम को उनका गसब शुदा हक वापस नहीं दिया जाता। चलिए जी, वेरी इंकरेजिंग। ये मनाजर हम तवक्को नहीं करते थे या तसव्वुर नहीं कर सकते थे चंद महीनों पहले तक, चंद सालों पहले तक, इनफैक्ट काफ़ी सालों पहले तक भी। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। अली भाई, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस दिस मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो हम ये कह रहे हैं कि सियासत में दरवाजे खुले रहने चाहिए और अच्छी बात है कि अगर आप लोगों के मुख्तलिफ जमातों से राब्ते हुए हैं, इसे शुरुआत के तौर पर लेंगे, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान को तो आपकी टॉप टियर लीडरशिप ने कभी नाम से नहीं पुकारा था। एक होता है सियासी इख्तिलाफ और एक होती है ज़ाती तज़हीक, नेम कॉलिंग, उनको पता नहीं क्या क्या कहना। वो एक आलिम दीन तब भी थे, वो एक आलिम दीन आज भी हैं। बास चीज़ों को हमें रिव्यू करना चाहिए या हम आज के ज़माने में उसको देखते हैं तो कहते हैं कि शायद वो नहीं होना चाहिए था। डू यू ऑल्सो रियलाइज कि हाँ, नेम कॉलिंग या तज़हीक नहीं होनी चाहिए, सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह, क्योंकि कल को नहीं पता होता किससे राब्ता करना पड़े। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्ली वसल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। सबसे पहले चूंकि जुमे का दिन है जी, तो सबको बहुत बहुत जुमा मुबारक हो। आपको और मेरी पहले तो कैटेगोरिकल जवाब ये कि कुरान में अल्लाह फरमाते हैं कि वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना, लोगों से आप अच्छी बात करें, लेकिन मुखालिफत दलील से हो तो अच्छी रहती है। और हमेशा मैं, आपको तो शायद पता ही होगा, मैं तो पहले दिन से 2013 से मेरा तो ये मौक़िफ़ है, सबसे ज़्यादा इस जमात को मीडिया पे जाके और पार्लियामान में मैंने ही रिप्रेजेंट किया है। आखिरी रात भी अल्लाह ने मुझे खड़े रखा और हमेशा मौक़िफ़ मेरा यही था कि सख्त से सख्त मैंने बात की है
हजारों बार जवाब दिए हैं इन लोगों को मीडिया पे और पार्लियामान के फ्लोर से, लेकिन किसी की जाती तस्दीक नहीं की। और यही एक पाकिस्तानी या यही एक मुसलमान की शान होनी चाहिए कि अब दलील से बात करें। जातियात पे तो वो जाते हैं जिनके पास दलाइल नहीं होते। तो अच्छा है कि अगर हर तरफ इसका एहसास हो रहा है, अगर हमारी तरफ है तो मौलाना साहब की तरफ भी है, और मैं समझता हूँ कि जल्द ही मियां साहब या जरदारी साहब इन लोगों की तरफ से भी होगा, क्योंकि हम तो बच्चे थे, छोटे थे उस वक्त, स्टूडेंट्स। आप मुझसे थोड़े से ज्यादा कम उम्र है, लेकिन आई वॉज इन माई स्कूल जब हमने वो सारी चीजें, और कॉलेज, अर्ली कॉलेज लाइफ में जब हमने देखा तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मुश्किल हालात में उनकी डेथ हुई, भुट्टो साहब की। उनकी बेटी एक एग्जाइल से आई, खातून होने के बावजूद उन्होंने स्टैंड लिया और वो पार्लियामान में आई, अवाम की ताकत से हमेशा आती थी। जिस तरह उनको टारगेट किया जाता था फिर उनकी बूढ़ी वालिदा को, तो मैं समझता हूँ कि मियां साहब की जमात और ये सारी चीजें जो है हमारी तारीख का अच्छा बाब नहीं है। तो एक अच्छा स्टार्ट है, तो बिल्कुल मैं तो इसको अप्रिशिएट करता हूँ कि हम एक दूसरे को जाती तस्दीक और एक लेवल से नीचे कोई भी ना जाए। खासकर खवातीन के बारे में कह रहा हूँ, मुखालिफ जमात की खवातीन के बारे में जो कोई नीचे लेवल पे जाता है उसको ये याद रखना चाहिए कि वो भी एक माँ से जना है और उसके भी घर में कोई बीवी या बहन हो सकती है। नहीं बिल्कुल, और खवातीन के बारे में भी जाहिर है वो अगर हम ये बहस करने लग जाएंगे तो बहुत सारे बयानात हैं हमारे पास। आपने बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दी है, ये रिविजिट करने की जरूरत भी थी, और अगर अब हो रहा है तो इट इज मोस्ट वेलकम, बड़ी अच्छी बात है। ये मुलाकात के हवाले से बताएं, ये मौलाना फजलुर रहमान की, असद कैसर हम साथ देख रहे थे, फिर एक स्टेटमेंट भी उन लोगों की आई, ये किस तरफ, किस डायरेक्शन में जाती हुई बात आपको नजर आ रही है? देखिए, गुफ्तगू सियासी जमातों में होनी चाहिए। मैं तो इसका भी कायल हूँ कि गुफ्तगू नून और पीपल पार्टी से भी होनी चाहिए, लेकिन अलायंस के लिए नहीं। हुकूमत में पीपल पार्टी या नून के साथ हुकूमत में अगर तहरीक इंसाफ बैठती है तो वो उस आइडियोलॉजी की नफी हो जाएगी जिसकी बुनियाद पे हमने जमात बनाई थी। क्योंकि अभी आप दोनों मेरे मोहतरम हैं, आपने अभी गुफ्तगू की इब्तिदाई में बात की कि गैस नहीं, आपने कहा ना कि भाई ने कहा कि गैस नहीं आ रही। अब मैं बेसिकली तो मैं ज़ाहिर सियासी कारकुन तो हूँ, लेकिन माय बैकग्राउंड इज ऑफ इंजीनियरिंग, कंप्यूटर्स, फिर लॉ सारा, तो ज़ाहिर है वो प्रोफेशनल या टेक्निकल टाइप के लोग हैं। तो मैं सोच रहा था क्यों हुआ आफ्टर 75 ईयर्स मेरा कराची, मुल्क का सबसे बड़ा शहर, माशी इंजन, दुनिया का शायद टॉप 5 में एक बड़ा शहर, उसका एक टॉप चैनल का एक बेहतरीन एंकर ये कह रहा है कि मेरे घर में गैस नहीं आती। क्यों नहीं आती 75 ईयर्स? अब इसमें फिर आपको देखना होगा कि हू वर इन पावर, कौन ताकत में पिछले 40 साल। यानी कि पूरा पाकिस्तान जब बारिश होती है वो खुश होते हैं, कराची का मेरा बासी वो उदास होता है कि बारिश के बाद अब सैलाब के साथ क्या करूंगा। तो इसमें रोल बनता है मोहतरम मियां साहब का और मोहतरम जरदारी साहब का कि हम सब अपने अपने गिरबानों में झांकें। देखिए, पावर की तरफ जाना कुदरती एक आप में जबलत है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है कि आप चाहते हैं मेरे पास पावर हो, मैं लोगों की खिदमत, लेकिन डिड यू डिलीवर्ड और वर योर पॉलिसीज राइट? तो इन दोनों जमातों की पॉलिसीज की वजह से आपके बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर और बड़े बड़े इदारे सारी चीजें बैठ गई हैं। सबसे जो मुझे सर डिलीवरी में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे भी बहुत सारे सवाल उठते हैं, क्योंकि पिछले 2018 में कराची का मैंडेट पीटीआई के पास था और चेयरमैन आपके उस वक्त जो थे कितनी दफा कराची आए, उन्होंने रात गुजारी, उन्होंने वक्त गुजारा, उन्होंने कराची की तरक्की में इंटरेस्ट लिया। ये कराची वालों को शिकवा है, गिला है? मैं कराची आया भाई, मैं कराची आया 2022 में हमारी हुकूमत के खत्म होने के बाद। अपना एक कैंपेन के लिए खान साहब ने भेजा था, वो कैंपेन के लिए उसके लिए फिर मैं गलियों में फिरते थे। यकीन करो मुझे बहुत बड़ा दुख इस चीज का हुआ कि कराची एक वो शहर जिसकी ओनरशिप लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। किस तरह देखिए, पीपल पार्टी इंटीरियर सिंह से वोट निकाल के वजीर आला बैठा देती है। अब हम चूंकि सियासी लेवल पे पीटीआई के पास कराची का मैंडेट 2018 में था, आपको याद ही होगा आई एम श्योर। देखिए, मैं तो सारी बातों को एक्सेप्ट करते हुए आगे बात बढ़ा रहा हूँ ना। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, पीपल पार्टी जब उधर से वोट ज्यादा नहीं लेती तो उनका फितरी वो है कि वो कराची पे वो दिलचस्पी नहीं लेते। अच्छा चलें, अब आगे की बात कर लेते हैं जरा। अब लाहे अमल बताते हैं, मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात हो गई, अच्छी बात है। क्या जो एहतजाज आप लोग हफ्ते से शुरू कर रहे हैं, आप लोग मिलके एहतजाज करेंगे पार्लियामान के अंदर? तो आपने कहा था वो जद्दोजहद आगे बढ़ाएंगे। ये एहतजाज किस नौयत का होगा? क्योंकि पहले एहतजाजों की वजह से डिस्ट्रप्शन भी रही है, किसी लॉन्ग मार्च या धरने की शक्ल भी क्या ये एहतजाज इख्तियार कर सकते हैं?
नहीं, लॉन्ग मार्च और धरना तो लॉन्ग मार्च तो मेरे जहन में नहीं है कि ऐसी कोई सूरत बनेगी। फिलहाल तो एक दिन का एहतजाज है हफ्ते को, इकट्ठे होगा या नहीं मेरे ख्याल में, मैं तो क्योंकि नहीं था मीटिंग में, मेरे ख्याल में जो मुझे समझ आई है वो यही है कि अपने अपने प्लेटफॉर्म से एहतजाज होगा पुरअमन, जो मैंडेट जहां जहां चोरी हुआ है लेकिन वो पूरे मुल्क में वो होगा सारा। अब मेरे ख्याल में आइडियल ये है कि अब ये सियासी जदोजहद पार्लियामान की तरफ जाए, लेकिन उसके लिए जरूरी ये है कि जिसका जो मैंडेट है वो उसको वापस किया जाए। तहरीक इंसाफ का मैंडेट 160 प्लस है हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक, मिनिमम 160 प्लस हमारी बनती है स्ट्रेंथ मरकज में, लेकिन हम इस वक्त 93 पे बैठे हुए हैं और उसमें भी एक हमारा बंदा तोड़ के बीबी ने अपने साथ खड़ा कर दिया। मैं हैरान हूँ, एल्डर सिस्टर की तरह मैं समझता हूँ मरियम साहिबा को, कि आप खुद वोट को इज्जत का बयानिया आपने मार्केट किया और आपने सफर किया है। मैं एक्नॉलेज करता हूं कि आप लोगों को नुकसान भी पहुंचा है, आपके साथ भी ज्यादतियां हुई हैं, लेकिन आपने खुद ही अपने बयानिए को रद्द कर दिया जब आपने पीटीआई की वो जो हमारे उन्होंने टर्न कोट किया है, लोटा बने हैं, व्हाटएवर आप उसको जो भी कहते हैं। चलिए, अच्छी बात है कि आप एक्नॉलेज कर रहे हैं कि उनके साथ भी ज्यादतियां हुई हैं, सफर किया है और उनके पास भी बंदे जहाजों में भर भर के लेके उनके बंदे लेके गए थे आप लोगों के पास, ज्यादती की है। तो अब सबको देखें, अगर कोर्स करेक्शन की बात है ना तो फिर सब अपना अपना वो किबला दुरुस्त करें। अगर आप कहती हैं या बड़े मियां साहब कहते हैं कि हमारे साथ ज्यादती, हमारा वोट चोरी हुआ, प्लाना हुआ, आई स्टिल रिमेंबर अभी हम अली मोहम्मद खान साहब, वी नीड टू मूव फॉरवर्ड। चोरी कर रहे हैं जी, वी नीड टू मूव फॉरवर्ड और दिस इज नॉट द वे फॉरवर्ड। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि वफाक के लिए आप सिर्फ हमें समझा दें, और ऑब्वियसली कौम भी इंटरेस्टेड है नोइंग, आप रिप्रेजेंटेटिव हैं पीटीआई के, आप बताएं कि नंबर्स पूरे किस तरह हो रहे हैं। ये वफाक में अगर आप हुकूमत बनाना चाहते हैं तो किससे बातचीत आपकी चल रही है? जमात इस्लामी से तो बातचीत खत्म ही होगी, इनकार ही हो गया उधर से, तो आगे अब आपने किस तरह बढ़ना है? क्या पीपल्स पार्टी से बात करेंगे? एक सूरत है जी बताएं। हमारी सीटें अगर हमें वापस मिलती हैं, हुकूमत बना सकते हैं। नून पीपल पार्टी के साथ मिलके हमने हुकूमत नहीं बनानी, खान साहब की क्लियर डायरेक्शन है। आपको आपकी सीटें, आपका निशान ये वापस मिलने की क्या उम्मीद है? आप उसी पे इंतजार कर रहे हैं, उसी का इंतजार कर रहे हैं या फिर आप किसी से बात कर रहे हैं? देखिए, क्लियर बात मैंने आपको कह दी कि वो जमातें जो पाकिस्तान की तबाही का बायस हैं, पाकिस्तान में करप्शन को आम करना, इदारों की तबाही। आप मुझे बताएं, पीआईए यूज्ड टू बी आवर प्राइड, हमारा स्टील मिल, वेयर इज योर स्टील मिल नाउ? आपका रेलवे वो बेच के खा गए, आपका सारा भट्टा बैठ गया, माशी इंजन तबाह बर्बाद है, फैक्ट्रियां बंद है। हम समझ गए इस बात को अली मोहम्मद खान साहब, हम समझ गए इस बात को। गेट इनटू पावर विद देयर वोट। सर, ऐसी बात नहीं है कि आपकी माजी में कोऑपरेशन नहीं रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। संजरानी साहब को लाने में, मुंतखब कराने में कोऑपरेशन थी, बलूचिस्तान में चेंज में कोऑपरेशन थी, तो जहां जहां जरूरत होती है आप लोग कोऑपरेट कर लेते हैं। नो, एक शख्सियत, एक सीट पे कोई अरेंजमेंट, कोई अंडरस्टैंडिंग, वो एक अलग चीज है। उनके साथ बैठ के हुकूमत बनाना। अच्छा, अभी पीपल्स पार्टी के साथ आपका कोई राब्ता हुआ इन 4-5 दिनों में, एक हफ्ते में पीटीआई का किसी सतह पे? ऑफिशियल किसी मुस्तंद लेवल पे तो नहीं हुआ, लेकिन राब्ता कारी जमातों में होती है, लाज़िम राब्ता होगा। हो सकता है कि राब्ता हुआ भी हो, मेरे साथ नहीं हुआ, लेकिन अलायंस की बात जो है वो मुमकिन नहीं है, तो इस वक्त शायद कोई ज्यादा फायदा भी नहीं है। तो फिर नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा? अगर अभी अलायंस की कोई बात नहीं होगी, नेक्स्ट स्टेप आप क्या देख रहे हैं? ऑब्वियसली बात को आगे तो बढ़ाना है आपने, और नाम भी नामजद कर रहे हैं आप नॉमिनीज को अपने प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए, चीफ मिनिस्टर की पोस्ट के लिए, लेकिन बढ़ना किस तरह है आगे? ये सब कुछ होगा कैसे? आगे सेनेट के इलेक्शंस भी आने हैं, बहुत कुछ होना है। हम अपने हक के लिए ट्राइब्यूनल और अदालतों में जा रहे हैं, पुरअमन एहतजाज का रास्ता भी हम जो है वो अपना रहे हैं, और इस बुनियादी प्रमाइस से हम इसी से आगे जाएंगे, और वो ये है कि हुकूमतें आती जाती रहती हैं, जमात का नजरिया एक बार चला जाए फिर वो नहीं आता। तो इस वक्त हम अगर खड़े हैं, अवाम की ताकत से खड़े हैं, वो हमारे नजरिए के साथ खड़े हैं, तो इसलिए हम अपने नजरिए पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और एक बात और भी, ऐसा भी नहीं है कि खुदा न खास्ता बिल्कुल बंद दरवाजे हैं, अलायंस में नहीं कर सकते इनके साथ, दो बड़ी जमातों के साथ, लेकिन पाकिस्तान के मफाद में बैठ के बात हर इशू पे कर सकते हैं। बात फिर पीएमएलएन से भी कर सकते हैं या सिर्फ पीपल्स पार्टी से बात कर सकते हैं? क्योंकि पीपल्स पार्टी का बहुत सारा नाम आ रहा है, पीएमएलएन से भी बात कर सकते हैं अलायंस के लिए। सबसे बड़ा मसला इस वक्त आपका अलायंस तो दोनों में से किसी के साथ नहीं हो सकता। अलायंस आप पीपल्स पार्टी के साथ करेंगे तो क्या करप्शन के खिलाफ जंग जरदारी साहब के संग,
इस क्या रह गई हैं आपके पास नारे का बोझ हम उठा सकेंगे? देखिए, आपके पास ऑप्शन बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अपनी स्ट्रेंथ पे जाएंगे, नहीं हो सकेगा तो फिर अपोजिशन में जाके अच्छा, एमक्यूएम पाकिस्तान के साथ कोई इत्तेहाद हो सकता है आपका? एमक्यूएम से कुट्टी की हो गई क्योंकि वो पहले भी आपके इत्तेहादी रहे हैं, तो अब देखिए, मैं इस पे थोड़ा सा मेरा मौक़िफ़ डिफरेंट है। सियासी जमात में रहते हुए आप थोड़ा सा इख्तलाफ भी कर सकते हैं मेरे ख्याल में। वो ये है कि ये कहा गया, क्योंकि खान साहब खुद तो डायरेक्टली कन्वर्स नहीं करे तो कोई जाके बात करके बता देता है कि जनाब ये है। तो एक दो दिनों में मैं भी कोशिश कर रहा हूँ मैं जाके मिलूँ कि नून और पीपल्स पार्टी से तो बिल्कुल मैं खुद इस बात की मैं मुखालफत भी करूंगा अगर उनके साथ मिल के हुकूमत बनाने की बात हुई, क्योंकि ये उस सोच के खिलाफ 27 साल से हम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम मौलाना साहब से बात कर सकते हैं तो मेरे ख्याल में फिर एमक्यूएम से भी बात होनी चाहिए, क्योंकि माजी में वो हमारे साथ हुकूमत पे रहे हैं। इसमें हमें अपनी सिंध की लीडरशिप और कराची की लीडरशिप को पहले एतमाद में लेना होगा। अगर वो एग्री करते हैं, ये डिस्कशन होगी कोर कमेटी में और खान साहब की इजाजत से। और कहते हैं तो ठीक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन से रवाबित हैं, नहीं हैं, हो सकते हैं, नहीं हो सकते? परवेज खट्टर पे एंड हम नवाब नो है, क्योंकि ऐसे मुश्किल वक्त में खटक साहब ने उनकी जमात ने तहरीक इंसाफ की पीठ में छुरा घूमता है, उनको तो अब अवाम ने रिजेक्ट कर दिया है। मैं अपनी लीडरशिप को भी कहूंगा जो मेरे से जमात में सीनियर हैं और खान साहब इस वक्त अंदर हैं, मैं उनको कहूंगा कि अवाम जिनको रिजेक्ट कर दे उनको आप दोबारा जो है लेजिटिमेसी ना दें। अवाम ने उन लोगों को परे फेंक दिया है जिन्होंने इमरान खान साहब से गद्दारी की। अच्छा, अब ये बताइएगा, कल रात बड़े बड़े इंकशाफात हुए। मौलाना फजलुर रहमान का एक इंटरव्यू आया। पहले जाहिर है आप लोग जनरल बाजवा का तो नाम लेते थे, उन्हें मोरद इल्ज़ाम ठहराते थे जो कुछ हुआ, लेकिन जनरल फैज़ की भी कल उन्होंने बात की है। आप लोगों के इल्म में था, आप लोगों का मौक़िफ़ शेर अफजल की तरफ से तो आया, लेकिन हम आपकी भी राय जानना चाहते हैं। आपको भी लगता है जब मौलाना साहब कह रहे हैं कि जनरल फैज़ आए या उनसे बात हुई और दोनों इस मामले में शामिल थे जो कुछ हुआ? बड़े संगीन इल्जामात हैं अगर ये सही हैं, क्योंकि बहुत खतरनाक इल्जाम है कि एक बड़ी जमात का लीडर जो पीडीएम के भी थे, लीडर थे, इंतजार है उनके सबसे बड़े लीडर तो मौलाना साहब ही थे। तो अगर वो ये इल्जाम बाजवा साहब पे लगा रहे हैं तो ये तो बहुत ही खतरनाक। बाजवा साहब पे तो आप लोग भी इल्जाम लगाते हैं, जनरल फैज़ पे भी इल्जाम लगा रहे हैं। और खान साहब का तासुर ये था, परसेप्शन ये था कि जनरल फैज़ के बारे में इमरान खान साहब की राय कुछ और है, एज इन सॉफ्ट कॉर्नर है। सो अब जब ये इंकशाफ हुआ है, आप यकीन कर रहे हैं इस बात पे, या आप लोगों को तब इल्म था, हिंट थी, शक था, क्या था? लेकिन इस तरह की बातें तो मार्केट में चलती हैं, लेकिन जो बात खतरनाक है वो ये है कि हम तो रिसीविंग एंड पे थे, हमारे साथ तो ज्यादती हुई थी, हमारी बात पे कोई यकीन करता या ना करता। लेकिन मौलाना साहब ने जो ये बात की है, दो नुकात इसमें उठते हैं कि अब तक वो खामोश क्यों थे, और अगर उन्होंने अब इल्जाम लगाया है तो उस वक्त उन्होंने इसकी रोक की क्या कोशिश की, क्योंकि वो खुद 73 के आईन की बात बड़ी करते हैं। तो अब इतने अरसे बाद अगर ये बात हुई है, चलो एक सच्ची बात उनके मुंह से निकल आई, अगर वो फैक्ट्स पे मबनी है। इसमें दो तीन नुकात और भी हैं कि जब उस वक्त की मुलाकात हुई या ये जो कह रहे हैं कि इस तरह हुआ, तो अगर आप पर्सपेक्टिव में जाके देखें तो नो कॉन्फिडेंस आया था, कोई मार्च में कोई आया था, अप्रैल में उस पर फिर अमल हुआ। ये जो सीट चेंज हुई थी, मेरे ख्याल में फैज साहब शायद नवंबर में या पता नहीं शायद नवंबर में शायद गए थे कोर कमांडर पेशावर, तो क्या वो एज ए कोर कमांडर इनके साथ थे? मेरा नहीं ख्याल। तो क्या उस वक्त कौन उनके साथ था? तो ये बड़े संगीन इल्जामात है, क्योंकि बड़े हसास इदारे हैं और हसास लोग हैं। इस पे मौलाना साहब की ये जो इल्जामात है, इनकी जांच अदालती सतह पे जरूर होनी चाहिए कि क्या किस हद तक ये सही है। और इस पे अब जो पीपल पार्टी या नून का जो मौकिफ आ रहा है वो रिजेक्ट कर रहे हैं, ये कह रहे हैं अच्छा, अब नेक्स्ट चीज पे चले जाते हैं। अदालती सतह पे आप कह रहे हैं इसकी तहकीकात होनी चाहिए। चलिए, ये हो गया। दूसरा ये बताइएगा कि हम रोज ही सुन रहे हैं दो चार करके आजाद उम्मीदवार जो हैं वो या तो नून के साथ, ज्यादातर तो नून के साथ ही जा रहे हैं। तो ये आप लोगों की कोई बातचीत है अपने आजाद उम्मीदवारों के साथ कि उनकी अलाइनमेंट, उनकी लॉयल्टी किसके साथ होनी चाहिए, ये उनको रिविजिट करना पड़ेगा, आपको याद दिलाना पड़ेगा उनको? वैसे आजाद अलग जा रहे हैं जी, मेजॉरिटी हमारे साथ अपनी इंटैक्ट है जी जी। हमारा अभी तक सिर्फ एक जो है